आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। देखिए, फोर्स बेसिकली हमारा दो प्रकार का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर में भी हमारा अलग अलग प्रकार है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर भी हमारा अलग अलग प्रकार है। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछे कि फोर्स कितने प्रकार के, तो फोर्स दो प्रकार के, पहला कॉन्टैक्ट और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, और कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर भी किस प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, और उसमें भी हम लोग ये पढ़ेंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में और जानते हैं कि आखिर कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा होता क्या है। सबसे पहले, अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब कि एक चीज़ों को, यानी कि कोई एक चीज़ दूसरे को छुएगा, टच करेगा। कॉन्टैक्ट का मतलब तो ये होता है ना। तो जब फोर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा लगाया जाए, यानी कि फिजिकल टचिंग के द्वारा, उसी को हम लोग कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, चलिए मान लीजिए हम क्या है, एक ह्यूमन बींग है ना। तो ह्यूमन बींग भी अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है कि नहीं। तो देखो, फिजिक्स बायोलॉजी समझता है कि ह्यूमन बींग होता है, बायोलॉजी समझता है कि ह्यूमन बींग होता है, लेकिन फिजिक्स नहीं समझता है कि ह्यूमन बींग कुछ होता है। आप ह्यूमन बींग है ना, फिजिक्स आपको कभी ऑब्जेक्ट बना देगा, फिजिक्स कभी आपको लोहा बना देगा, फिजिक्स कभी आपको ईटा बना देगा। इस प्रकार के फिजिक्स में कोई खास नियम नहीं है कि आप ह्यूमन बींग है तो आपको ह्यूमन बींग ही कहेगा फिजिक्स, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग आप हैं वो केवल बायोलॉजी में लागू होता है। फिजिक्स में आपको कभी जो है ना छत पर से कूदा देगा, मतलब कूदा नहीं देगा, मतलब आपको कहा जाएगा कि आप क्या है, एक ऑब्जेक्ट हैं, आपको छत पर से कूदाया जा रहा है ना। तो बताइए आपको हाल क्या होगा, इस प्रकार का आपको मिलेगा। क्लास 9-10 में यही सब चीज़ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, वो भी एक दूसरे को छू कर, कॉन्टैक्ट में आकर, उसी को हम लोग कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमको मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा ये अलमीरा थोड़ा सा हटा दो, इसके नीचे झाड़ू लगाना है। तो हमने अलमीरा को क्या किया, छुआ ना, तब जाकर हमने उसको धकेला, तब जाकर वो अलग हुआ। तो जब फिजिकल टचिंग, यानी कि फिजिकली हम उसको टच करेंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, आगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। दो प्रकार के हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, पहला मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को कभी कभी आपके बुक में शॉर्ट में फ्रिक्शन भी कहा जाएगा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रिक्शनल फोर्स कहे या फिर फ्रिक्शन कहे, मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर मस्कुलर फोर्स क्या होता है हमारा। ठीक है ना, चलिए देखिए, मसल वर्ड से आपका बना हुआ है मस्कुलर फोर्स। सिंपल सी बात है, जो हमारे बॉडी के द्वारा, यानी कि हमारे मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाए, उसको हम लोग कहेंगे मस्कुलर फोर्स, है ना। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया अभी अलमीरा हटाने का, तो क्या हमारे अंदर जादू है क्या कि सिम 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 उठ जाए, यहाँ से उठ के वहाँ चला जाए, ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे हमने अपने अलमीरा को, है ना। तो हमको यहाँ पर उसको हाथ से धकेलना पड़ेगा। तो हाथ से धकेल रहे हैं तो हमारा जो चमड़ा है, जो हमारा स्किन है, जो मसल है, वो उस पर एक फोर्स लगा रहा है ना, वही हो गया हमारा मस्कुलर फोर्स। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। यानी कि हमारे बॉडी के द्वारा, जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं, उनके द्वारा जब फोर्स लगाया जाए, उसको हम लोग कहेंगे मस्कुलर फोर्स। सिंपल सी बात है ना। फॉर एग्जांपल, आप पेन उठा लिए तो आपने मस्कुलर फोर्स लगाया, है ना। आपके टीचर ने आपको दो झापड़ मार दिया, मस्कुलर फोर्स है वो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन आवर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। सही बात है, मतलब कि मस्कुलर फोर्स कब लगेगा, जब हमारा बॉडी किसी दूसरे बॉडी के, यानी कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए, तभी तो होगा हमारा मस्कुलर फोर्स। क्योंकि मस्कुलर फोर्स में ये हमेशा ज़रूरी है कि आपका उसमें मसल्स क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि आप यदि मसल्स लगा रहे हैं अपना फोर्स लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो मसल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई दिक्कत इसमें? तो पहला जो हमारा था मस्कुलर फोर्स, इसमें कोई डाउट, बात समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बोलिए या फिर आप उसको फ्रिक्शन बोलिए, बात दोनों का मतलब सेम है। चलिए जानते हैं ये क्या होता है हमारा, देखिए ध्यान से। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, स्टेट हम लोग जो पढ़ते हैं, स्टेट बेसिकली तीन प्रकार के, कौन कौन सा बताइए? नहीं स्टेट
सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, केमिस्ट्री में स्टेट 3 प्रकार का होता है, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैस स्टेट। केमिस्ट्री में होता है ये चीज़। लेकिन फिजिक्स में स्टेट 2 ही होता है, एक रेस्ट और एक मोशन। यानी कि फिजिक्स कहता है कि हमको केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है केमिस्ट्री से। बात समझ आ रही है? मतलब ये हो गया कि फिजिक्स कहता है कि आपने जो भी केमिस्ट्री में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस स्टेट से हमको मतलब नहीं है। यदि आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको 2 ही स्टेट जानना पड़ेगा, एक स्टेट रेस्ट और एक स्टेट मोशन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि फिजिक्स में केवल और केवल 2 ही स्टेट होता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा या तो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। तो मोशन के स्टेट को, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ चल रहा है उसको रोकने के लिए जो हमारा एक फोर्स काम कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमारा साइकिल चल रहा है, ठीक है, हम उसको रोकना चाहें तो ब्रेक मार के भी रोक सकते हैं, या फिर कोई आदमी हमको पीछे से पकड़ के खींच ले तब भी हमारा साइकिल रुक जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने क्या किया, आप साइकिल पे बैठ गए, है ना, आपने ज़ोर से पैडल मार दिया, ठीक है, और आप कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे, एक बार पैडल मारने के बाद आप पैडल मारना छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका साइकिल धीरे धीरे क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो क्या उस पर कोई फोर्स लगा के रोक रहा है क्या? पीछे कोई आदमी भी नहीं है, आपने ब्रेक भी नहीं मारा, फिर भी आपका साइकिल अपने आप रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके साइकिल के टायर के नीचे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और वो लगा कौन रहा है? आपका रोड लगा रहा है ना। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी हमारा गाड़ी कुछ चलता रहता है ना, यदि उस पर किसी प्रकार का पैडल ना लगाया जाए या फिर उसको लगातार स्पीड उसका ना बढ़ाया जाए तो एक समय ऐसा आता है जब वो अपने आप रुक जाता है। तो रुक जाने का मतलब ये हो गया कि धरती उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, यानी कि जो चल रहा है, उसको रोकने के लिए जो हमारा फोर्स है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कोई आदमी नहीं लगाता है, कोई जानवर नहीं लगाता है, ये बेसिकली हमारा नेचर लगाता है, यानी कि हमारा जो रोड है वो खुद लगाता है और किसी भी चलते हुए चीज़ों को वो रोक देता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप फील्ड में गए, आपने जोर से एक बॉल को फेंका, नीचे की ओर फेंका, ग्राउंड की ओर। आप देखेंगे इस चीज़ को कि कुछ देर के बाद वो बॉल अचानक रुक गया, यानी कि चलते चलते वो रुक गया। क्यों रुक गया? इसलिए रुक गया क्योंकि वो ग्राउंड आपके बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा था कि भाई अब रुक जाओ। उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। When we stop paddling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to stop. है कि नहीं? सही बात है। यदि आप लगातार साइकिल में पैडल लगा रहे हैं और आप पैडल लगाना छोड़ दीजिए तो आप गौर करेंगे कि कुछ देर के बाद आपका साइकिल क्या हो गया, रुक गया, अपने आप रुक गया। क्यों रुक गया भाई? किसी ने खींचा भी नहीं, आपने ब्रेक भी नहीं लगाया, अपने आप इसलिए रुक गया क्योंकि धरती, यानी कि आपका जो रोड था जिसके ऊपर आप साइकिल चला रहे थे, वो एक फोर्स लगा रहा था आपके साइकिल के ऊपर, यानी कि टायर पे, जो कि कह रहा था कि अब क्या कर जाओ, रुक जाओ, है ना। ये चीज़ होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। आगे उसके बाद द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो आपका साइकिल हो, चाहे आपका फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो, जो वो मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर हमेशा लगेगा ही लगेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट हमको मूव करता हुआ नज़र क्यों आता है, वो चलता क्यों है? यानी कि मान लीजिए कि पैडल हमने लगाना छोड़ दिया, है ना, कुछ देर के बाद साइकिल हमारा अपने आप रुक जाएगा, लेकिन जब हम पैडल लगा रहे थे तो लगाते लगाते वक्त भी हमारे साइकिल के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था क्या? लग रहा था, वो हमेशा लगेगा, लेकिन वहाँ पे फिर हमारा साइकिल रुका क्यों नहीं?
फोर्स लगा। हाँ, क्योंकि हम लोग भी फोर्स लगा रहे हैं और हमारे फोर्स लगाने का क्षमता जो है फ्रिक्शनल फोर्स के लगाने की क्षमता से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं रुक पाए। लेकिन जब आप पैडल लगाना छोड़ देंगे, यानी कि जब आप फोर्स लगाना छोड़ देंगे, तो केवल आपका फोर्स कौन लगा रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा। इस वजह से आपका साइकिल रुक जाएगा, है ना। तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो मूव कर रहा है, जो चल रहा है, उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक ना। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप हमेशा, अच्छा ये भी पूछा जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमेशा आपका जवाब ये होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मान के चलिए कि हम लोग ईस्ट की ओर जा रहे हैं, है ना, ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? वेस्ट की ओर लगेगा, तभी तो वो रोक पाएगा। बात समझ रहे हैं? नहीं तो और स्पीड बढ़ा देता वो। जैसे मान लीजिए यदि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा, हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर और फ्रिक्शनल फोर्स भी ईस्ट की ओर ही लग रहा है, तो हमारा स्पीड और बढ़ जाता। लेकिन उसको हमारा स्पीड बढ़ाना नहीं है, हमारा स्पीड उसको घटाना है। लेकिन ये घटेगा कब? तब घटेगा जब हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर और वो फोर्स लगा रहा है अपना वेस्ट की ओर, तब जाकर हमारा वो फोर्स लगा पाएगा और हम लोग रुक पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स arises only when the surface of two objects are in contact with each other, therefore frictional force is a contact force। तो अब जरा बताइए, क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है कि नहीं है? क्योंकि जब तक आपका टायर अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन आप साइकिल को हवा में थोड़ी ना चलाएंगे, उसके लिए आपको धरती पे अपना टायर लाना ही पड़ेगा, है ना। तो जब जब आपका टायर धरती के कांटेक्ट में आएगा तब तक उसके ऊपर क्या लगता रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहेगा। यानी कि आप ज़रा बताइए कि आपका टायर और आपके धरती दोनों आपस में कांटेक्ट में आए कि नहीं आए? दोनों कांटेक्ट में आया ना, दोनों आपस में टच हुआ ना, तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो एक कांटेक्ट फोर्स है? बिल्कुल कह सकते हैं। कोई डाउट इसमें? अब समझ में आ रही है बात? चलिए, तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स जो हमारा दो प्रकार का था वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ा था, और अभी हमने पढ़ लिया अपना फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।